मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो चैप्टर आप देखने जा रहे हैं वह चैप्टर एक्चुअली में एक एक्सट्रैक्ट है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है और उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। यह चैप्टर अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में है। 2002 में अब्दुल कलाम इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने थे। अब्दुल कलाम के हार्ड वर्क, सिंसेरिटी और डेडिकेशन ने उन्हें दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट बना दिया। इस चैप्टर में अब्दुल कलाम ने अपने हाउस, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह किस तरह प्राप्त की। बचपन के समय में उन्होंने धार्मिक भेदभाव का सामना किया, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ लोगों की मदद से इस पर विजय प्राप्त की। उनके पिता ने और साइंस के टीचर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए काफी मोटिवेट किया था, जिसकी वजह से भविष्य में आगे चलकर वह एक महान वैज्ञानिक बने। हाय बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। मेरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। मैं वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक स्टेट्समैन यानी कि एक राजनीतिज भी रहा हूं। मेरे स्पेस प्रोजेक्ट्स, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की योजनाओं ने भारत का 21वीं सदी यानी 21 सेंचुरी में मार्गदर्शन किया। मैं ईयर 2002 में 11th प्रेसिडेंट बना। मेरी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उसमें मैंने अपने बचपन के बारे में बताया है। चलिए आइए क्लास 9th में जो चैप्टर मेरे बारे में दिया गया है उसे एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। मेरा जन्म पुराने मद्रास स्टेट में रामेश्वरम नाम के एक आइलैंड टाउन में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। मेरे पिता जैनुल्लाब्दीन को न तो फॉर्मल एजुकेशन मिली थी और ना ही उनके पास ज्यादा धन था। इन असुविधाओं के बावजूद भी उनके पास बुद्धिमता और सच्ची आध्यात्मिक उदारता थी, जिसे कहते हैं ए ट्रू जेनेरोसिटी ऑफ स्पिरिट। उनके पास मेरी माताजी अश्यमा के रूप में एक आदर्श सहायक थीं। मुझे उन लोगों की पूरी संख्या तो याद नहीं है जिनको मेरी मां रोजाना खाना खिलाती थीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के कुल सदस्यों से भी कहीं ज्यादा बाहर के लोग खाना खाते थे। मैं लंबे और सुंदर माता पिता के यहां पैदा होने वाले कई बच्चों में से एक था जिसकी शक्ल सूरत साधारण थी। हम लोग अपने पैतृक मकान में रहते थे जिसे 19th सेंचुरी के मिडल में बनाया गया था। यह मकान रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में चूने और ईंटों से बना हुआ काफी बड़ा पक्का मकान था। मेरे सीधे सादे पिताजी सभी प्रकार के अनावश्यक ऐशो आराम से बचा करते थे, फिर भी खाना, दवाएं और कपड़े जैसी सभी जरूरी चीजें हम लोगों को उपलब्ध करवाई जाती थीं। वास्तव में मैं तो यह कहूंगा कि मेरा बचपन दोनों प्रकार से सुरक्षित था, चाहे वो मटेरियली हो या फिर इमोशनली। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस समय मेरी एज 8 ईयर्स की थी। उस समय बाजार में इमली के बीजों की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारणों को मैं कभी भी समझ नहीं पाया। मैं इमली के बीज इकट्ठे करने के बाद उन्हें मॉस्क स्ट्रीट में एक प्रोविजन शॉप पर जाकर बेचा करता था। एक दिन के बीज इकट्ठा करने में मुझे एक आना मिल जाता था, जो मेरे लिए काफी अधिक पैसे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियां सुनाया करते थे, जिन्हें मैं बाद में एक अखबार के मुख्य समाचारों में ढूंढने का प्रयास करता था। उस अखबार का नाम था डिनामानी। हमारा क्षेत्र एकांत में होने के कारण पूरी तरह से युद्ध से अप्रभावित था, लेकिन जल्दी ही भारत को अपने मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलना पड़ा और एक प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसका सबसे पहला बुरा प्रभाव रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का स्टॉपेज निलंबित किए जाने के रूप में पड़ा। अब समाचार पत्रों को बांधकर चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम सड़क पर फेंकना पड़ा। इससे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को बंडल पकड़ने के लिए एक सहायक की जरूरत पड़ी और मैंने वह स्थान ले लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अब मैंने अपने भाई की मदद करना शुरू कर दिया। शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई कमाने में सहायता की। हाफ सेंचुरी के बाद आज भी पहली बार अपना धन कमाने का गर्व महसूस कर सकता हूं। हर बच्चा एक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक
और इमोशनल एनवायरनमेंट में कुछ उत्तराधिकार में प्राप्त गुणों के साथ जन्म लेता है। उसे एक निश्चित ढंग से अधिकार प्राप्त लोगों से प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग मिलती है। मुझे ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिताजी से विरासत के रूप में प्राप्त हुआ और माताजी से अच्छाई में विश्वास रखना और दयालुता मिली थी। और यही कुछ मेरे 3 भाइयों और बहन को भी मिला था। बचपन में मेरे 3 फ्रेंड्स थे, रमनाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के कट्टर ब्राह्मण परिवारों से थे। अलग अलग धर्म और पालन पोषण के कारण बचपन में हम में कोई भी दूसरों से अलग नहीं समझता था। वास्तव में रमनाथा शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। बाद में उसने रामेश्वर मंदिर के पुजारी के पद की जिम्मेदारी अपने पिता से प्राप्त की। अरविंदन आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट के बिजनेस में लग गया और शिव प्रकाशन साउदर्न रेलवे डिपार्टमेंट में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है भोजन या खान पान का ठेकेदार। एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के दौरान हमारा परिवार मंदिर से मैरिज साइट तक, जो कि हमारे घर के पास रामतीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित था, भगवान राम की मूर्तियों को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की बोट्स का प्रबंध करता था। इन बोट्स में मूर्तियों को ले जाने के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बना होता था। रात में सोने के टाइम पर मेरी माँ और दादी माँ रामायण और पैगंबर के जीवन की घटनाएं परिवार के बच्चों को सुनाया करती थीं। जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल की 5th क्लास में था, तब एक दिन हमारी क्लास में एक न्यू टीचर आए। मैं एक टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानी थी, और मैं हमेशा रमनाथा शास्त्री के साथ फ्रंट रो में बैठता था। रमनाथा शास्त्री पवित्र जनेऊ पहनता था। नए टीचर एक हिंदू पुजारी के बेटे का एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना सहन नहीं कर सके। नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, जो कि नए टीचर ने देखी थी, मुझे जाकर पीछे वाली बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। मुझे और रमनाथा शास्त्री को बहुत दुख का अनुभव हुआ। जैसे ही मैंने लास्ट रो में जाकर अपनी जगह बदली, तो वह बहुत ज्यादा उदास नजर आया। जब मैं लास्ट वाली रो में गया तो उसके रोते हुए चेहरे ने मुझ पर एक गहरा और लंबा प्रभाव छोड़ दिया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम लोग घर गए और इस घटना के बारे में अपने अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया और हमारी प्रेजेंस में उनसे कहा कि उन्हें भोले भाले बच्चों के दिमाग में सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में टीचर से कहा कि या तो वह माफी मांग लें या फिर स्कूल और आइलैंड छोड़कर चले जाएं। टीचर ने न केवल अपने व्यवहार पर अफसोस जताया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा दिखाए गए दृढ़ विश्वास ने इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अलगाव के बारे में बहुत दृढ़ था, लेकिन फिर भी मेरे साइंस के टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर, जो एक कट्टर ब्राह्मण थे और जिनकी पत्नी बहुत कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी थीं, वह एक प्रकार के विद्रोही व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक बाधाओं यानी कि सोशल बैरियर्स को तोड़ने का पूरा प्रयास किया ताकि अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग आपस में आसानी से मिल सकें। वे मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम तरक्की करो ताकि तुम बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड लोगों की तरह बन जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे खाने पर अपने घर इनवाइट किया। उनकी वाइफ इस विचार से डर गईं कि एक मुसलमान लड़के को धार्मिक रूप से पवित्र रसोई घर में खाना खाने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। उन्होंने रसोई घर में मुझे खाना परोसने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्या अय्यर परेशान नहीं हुए और ना ही वह अपनी पत्नी पर नाराज हुए। इसकी बजाय उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए खाना परोसा और मेरे पास अपना खाना खाने के लिए बैठ गए। उनकी पत्नी ने रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देखा। मुझे आश्चर्य था कि कहीं उन्होंने मेरे चावल खाने के तरीके में भिन्नता तो नहीं देखी या फिर मेरे पानी पीने और खाना खाने के बाद फर्श साफ करने में कोई अंतर तो नहीं पाया। जब मैं उनके घर से जा रहा था तब शिव सुब्रमण्य अय्यर ने नेक्स्ट वीकेंड फिर मुझे खाने पर आने के लिए इनवाइट किया। मेरी हिचकिचाहट देखकर उन्होंने मुझे परेशान न होने के लिए कहा और कहा, एक बार जब तुमने सिस्टम को बदलने का डिसीजन ले लिया है तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब अगले वीक मैं उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी मुझे अपनी रसोई घर में ले गईं और उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना परोसा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और इंडिया को जल्दी ही फ्रीडम मिलने वाली थी। गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय लोग अपने भारत का स्वयं निर्माण करेंगे। पूरा देश आशा से भर गया।
मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पढ़ाई करने की इजाजत मांगी। जैसे वे ऊंचा सोच रहे हों, उन्होंने मुझसे कहा, अब्दुल, मैं जानता हूं कि तरक्की करने के लिए तुम्हें जाना ही होगा। क्या समुद्री चिड़िया सीगल धूप में अकेली बिना घोंसले के नहीं उड़ती? मेरी सहमी हुई माताजी से उन्होंने कालील जिब्रान का उल्लेख करते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे जीवन को अपने तरीके से जीने की इच्छा के पुत्र व पुत्रियां हैं। वे तुम में से नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार में आते हैं। तुम उन्हें अपना प्यार और दुलार दे सकती हो, अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास उनके अपने विचार हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.